Hello everyone. So in today's lecture, we are going to talk about another theory of a new scientist, which is Darwinism. जो कि डार्विन ने ये theory दी थी, that is why it is called Darwinism. और this theory is also called theory of natural selection. So जैसे कि हमने last lecture में बात की थी Lamarckism के बारे में, it means that theory was about the Lamarck's discovery about the evolution. Same way in this theory also, we are going to learn about the different points, different research, different statements of Darwin's in this theory. Here you can see that another name of this theory is natural selection. So what does it mean first of all? Natural selection means nature जिसको select करता है, यानी the we can say God, right? So here it means कि ऐसे कोई भी स्पीसीज, ऐसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग बींग्स जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा एडप्टिव है इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, वैसे एनिमल्स वगैरह सब उसको नेचर है वो सिलेक्ट करते हैं. इट मीन्स दे कैन ओनली सर्वाइव. रेस्ट ऑफ द स्पीसीज जो कि वीक हैं, अपने आप के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं, वो एनिमल्स या तो वैसी स्पीसीज है वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाएगी. दे विल डाई अल्टीमेटली. सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. यानी नेचर है वो कुछ सिलेक्शन करते हैं. और किसके बेसिस पे? सो ऑब्वियसली जो भी फिटेस्ट है टू द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, पर्टिकुलर एरिया, उसमें वो स्पीसीज रह जाएंगे, बाकी के हैं वो मर जाएंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी द पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वॉज born on 12th Feb 1809 in England. So पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं regarding the Darwin and its theory, then we'll discuss the points, situations. So ये MCQ के लिए points है, इसलिए आपको याद भी रखने हैं. Darwin traveled by HMS Beagle ship which left on 27th December 1831 and returned on 2nd October 1836. तो डार्विन है वो अपने इवोल्यूशन के रिसर्च में जो ट्रैवल पे निकले थे, वो शिप में गए थे, और ये जो शिप थी उसका नाम है HMS बीगल शिप. तो ये भी याद रखना है आपको MCQ के लिए. देन कब उनकी ट्रिप है वो शुरू हुई और कब खत्म हुई, ये डेट्स आपको याद रखनी है. एंड देन कहाँ कहाँ होके ये शिप है वो पूरी रिसर्च करके उसके साथ डार्विन भी कितनी जगहों पर गए. सो साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलोपेगस आइलैंड. तो इतनी जगहों पर जाके शिप में डार्विन ने डिफरेंट प्लेसेस पे अपने डिफरेंट रिसर्च किए, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं वो देखे, उनको ऑब्जर्व किए, एंड देन दे गिव द कंक्लूजन. सो डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 बुक्स जो कि हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माल्थस. माल्थस की जो बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, तो एक तो उनके थॉट्स हैं, उनके रिसर्च हैं, उनके आइडियाज हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया डार्विन को. सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी ऑफ चार्ल्स लिल्स. तो ये जो चार्ल्स लिल थे उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी. अगेन उसके भी थॉट्स एंड द वे ऑफ स्टडी है, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया डार्विन को टू डू देयर ओन स्टडी. ठीक है. तो उसके बेसिस पे डार्विन ने कुछ अपने रिसर्च हैं वो चालू की, अपनी स्टडी है उसको उस डायरेक्शन में शुरू की, और उसके बेसिस पे वो कुछ कंक्लूजन्स पर आए जो कि हम आगे बात करेंगे. सो जैसे कि हमने लेमार्किज्म में डिस्कस किया था, सेम वे डार्विनिज्म में भी हम डिस्कस करेंगे. तो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा, देन विल सी द डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो कि उन्होंने दिए थे, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एंड देन द लास्ट क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म. यानी बहुत साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिनको कुछ बात इनकी डार्विन की पसंद नहीं आई या तो फिर वो प्रूव नहीं कर पाए, राइट. तो वैसे लास्ट में क्रिटिसिज्म. बट दिस थ्योरी इज क्वाइट लॉन्ग, सो विल डिवाइड इट इनटू 2 लेक्चर्स. सो आज के लेक्चर में, देन नेक्स्ट लेक्चर, इन 2 लेक्चर में हम डिवाइड करेंगे पूरी डार्विनिज्म की थियोरी, क्योंकि वो थोड़ी लंबी है और इंपॉर्टेंट भी है, राइट. सो आज हम हाफ पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे हाफ. सो लेट्स फर्दर मूव ऑन. नेक्स्ट, Alfred
वॉलेंस जो कि साइंटिस्ट है, अ नेचुरलिस्ट who worked in Malay archipelago had also come to similar conclusions around the same time, and he sent his conclusions to Darwin in the form of a chart. तो ना ये दूसरे साइंटिस्ट है अल्फ्रेड वॉलेंस. अगेन उन्होंने डार्विन के टाइम पे ही अपना रिसर्च है वो शुरू किया था. उन्हीं के साइमल्टेनियसली वो भी खुद अपना रिसर्च है, अपनी स्टडी है वो आगे बढ़ा रहे थे. तो उन्होंने जो भी चीजें देखी, जो भी चीजें ऑब्जर्व की रिगार्डिंग द इवोल्यूशन, वो सारे डेटा है यानी उनके कंक्लूजन्स. सो आफ्टर सीइंग, आफ्टर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, अल्टीमेटली जो भी वो कंक्लूजन पे आए थे वो सारे यानी रिजल्ट्स है उनके कंक्लूजन से वो उन्होंने सेंड किए डार्विन को इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ताकि डार्विन को भी अपनी उस दिशा में आगे रिसर्च करना, उस दिशा में सोचने में उनको पता चले, कुछ आइडिया मिले. राइट. और ये प्लेस थी इंडो चाइना एंड मोस्टली थाईलैंड के बीच में एक रीजन है पूरा लंबा, वहां पे उन्होंने ये स्टडी की थी. ठीक है. सो इट्स अ काइंड ऑफ मार्जिन, जैसे कि बॉर्डर लाइन हम बोलते हैं, बॉर्डर होती है दो कंट्रीज के बीच में, वैसे ये बहुत सारे आइलैंड्स वगैरह का एक पूरा एरिया है जहां पे इन्होंने रिसर्च किया था और वहां पे उन्होंने स्टडी करके अपना कंक्लूजन है वो डार्विन को सेंड किया था. ठीक है. इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट. दिस थियोरी वॉज later on explained by Darwin in his book called On the Origin of Species by Means of Natural Selection 1859. और ये सारे डेटा कंपाइल करके डार्विन ने, यानी उनकी अपनी खुद की सोच, अपने खुद के कंक्लूजन्स एंड रिजल्ट्स, एंड देन द अदर साइंटिस्ट उनके रिसर्च एंड कुछ स्टेटमेंट्स, इन सबको कंपाइल करके उन्होंने पब्लिश किया इन हिज बुक कॉल्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. नाउ लेट्स सी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म. यानी ये जो डार्विन ने अपने रिसर्च किए थे उनके कुछ पॉइंट्स क्या थे, उनके कुछ मुद्दे क्या थे, राइट. और कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उन्होंने अपना रिसर्च है वो आगे बढ़ाया था, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल 5 कॉन्सेप्ट हैं, वही जो हम आज डिस्कस करेंगे. Then in next lecture after the 5th concept there is some examples जो कि देख के डार्विन ने ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे. तो एग्जाम्पल एंड क्रिटिसिज्म, ये 2 सब टॉपिक है डार्विनिज्म के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज के लेक्चर में हमने बात की इंट्रोडक्टरी पार्ट की, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट. तो आज भी हम ये 2 सब टॉपिक डार्विनिज्म के देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी 2 सब टॉपिक बाकी के हैं वो डार्विनिज्म के स्टडी करेंगे. ठीक है. ओके. अब बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करते हैं. सो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, दिस आर 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. तो इस थ्योरी को देने में डार्विन ने 2 कॉन्सेप्ट हैं वो ध्यान में रखे थे. पहला तो है ब्रांचिंग डिसेंट. व्हाट डज इट मीन? So by which new species originate from a single common descent species. यानी कि ब्रांचेस जैसे कि हम ट्रीज में बोलते हैं ब्रांचेस, यानी जो एक मेन ब्रांच होती है उसमें से बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस है वो सेपरेट होती है. सेम वे ब्रांचिंग डिसेंट मीन्स कि कोई एक ओरिजिनली पेरेंटल स्पीसीज है, उसमें से कुछ डिफरेंट इवोल्यूशन होते हुए अलग अलग तरह की स्पीसीज है वो बनती जाती है बाय द इवोल्यूशन, और एक बड़ा सा पूरा एक हायरार्की है वो बन जाती है थ्रू आउट द जनरेशंस. तो उसी को ही बोलते हैं, उसी स्टडी को बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट. एंड नेचुरल सिलेक्शन, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, नेचुरल सिलेक्शन मीन्स ऐसी स्पीसीज जिसको नेचर है वो सिलेक्ट करते हैं, यानी जो कि सर्वाइव करते हैं. राइट. सो द स्ट्रोंगर वन. नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल. तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की थी, कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी डार्विन ने, दे आर फैक्चुअल. इट मीन्स कि ये कोई उनकी कहानी नहीं है, उनके सोचे हुए कुछ सिर्फ विचार नहीं है, बट कि दे आर द फैक्ट वंस जिसके बेसिस पे डार्विन ने अपनी थ्योरीज है वो दी थी. यानी रियल एग्जाम्पल्स को देख के, उनको स्टडी करके फिर उन्होंने कुछ अपने कॉन्सेप्ट है वो दिए थे. यानी ये कोई मन की बनाई हुई कहानी नहीं थी उनकी, या तो कुछ सोची हुई सिर्फ स्टोरी नहीं थी.
जैसे कि हम लोगों ने इवोल्यूशन के बारे में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे कि किस तरह से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज थी, कुछ साइंटिफिकली प्रूवन थी जबकि कुछ माइथोलॉजिकल थ्योरीज भी थी, और कुछ सिर्फ विचार थे कुछ साइंटिस्ट के कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, बट उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो इधर जो हम डार्विनिज्म की बात कर रहे हैं वो कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि जिसके कोई रियल एग्जाम्पल्स ना हो या तो कोई बेस ना हो, ये सिर्फ सोच नहीं है बल्कि रियल फैक्चुअल स्टोरीज हैं ये सारी, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, राइट। सो इट इज अ वर्दी थ्योरी, राइट, जो कि हमने इवोल्यूशन के टाइम पे स्टार्टिंग में देखा था कि कुछ थ्योरी थी वो एक्सपेरिमेंटल प्रूवन थी, कुछ थ्योरी थी वो सिर्फ माइथोलॉजिकल थी कि ऐसा माना जाता है, अभी सच है या नहीं है वो किसी को नहीं पता है। तो ये कुछ थियरी में ऐसा नहीं है, दिस इज प्रूवन थ्योरी, राइट। ओके, दैट इज वाई द पॉइंट इज हियर कि नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल, ये फैक्ट सारे ऑब्जर्वेशन है जिसके बेसिस पे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी डार्विन ने, राइट। ओके, तो उसके कॉन्सेप्ट के 5 पॉइंट्स हैं। पहला है ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस enormous number of offspring or organism. So obviously every living organism है, उनकी कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की enormous number of offspring की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेनी दे कैन प्रोड्यूस, राइट। सो सेम वे इस तरह से अगर मान लो हर एक स्पीसीज है वो अपने मैक्सिमम नंबर पे रिप्रोड्यूस करने लगे, यानी उनकी मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग कि जितनी की वो अपनी पूरी लाइफ में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतनी अगर ऑफस्प्रिंग सारे के सारे एनिमल्स अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे रिप्रोड्यूस करते हैं, देन यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा केओस हो जाएगा अर्थ पे, राइट। सो हेंस थियोरेटिकली population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, है ना। अगर मैक्सिमली रिप्रोडक्शन होता है तो फिर नंबर ऑफ स्पीसीज है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कितने बढ़ जाएंगे अर्थ पे। बट द फैक्ट इज दैट पॉपुलेशन साइजेस इन रियलिटी आर लिमिटेड, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। क्यों? सो अल्टीमेटली इवन आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो मोस्टली सेम ही रहते हैं, एक्सेप्ट कोई नेचुरल डिजास्टर हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेचर का एक उनका खुद का लॉ है नेचर का कि हर एक स्पीसीज है उनके नंबर से वो इक्वल ही मोस्टली रहे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ मैक्सिमली कोई रिप्रोड्यूस करते हैं और इतनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ जाते हैं अगर किसी स्पीसीज के, तो अर्थ पे कितना बड़ा केओस हो जाएगा, है ना। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो बढ़ जाएंगे किसी भी एरिया में, तो हमें पता है कि रिसोर्सेज हैं वो सारे लिमिटेड है। यानी मान लो खाना है, फूड है, वो सिर्फ 10 इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। अभी वहां पे 20 हो गए तो खाना तो सिर्फ 10 को ही मिलेगा, पर वो किससे मिलेगा? जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा छीन के लेने में माहिर है, उनको मिलेगा। बाकी के 10 है वो भूखे रह जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ड्यू टू स्टारवेशन क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली वो मर जाएंगे। सो हुआ क्या लास्ट में कि भले एक टाइम पे थोड़े समय के लिए कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए उतने एरिया में, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गए, बट फिर वो मर भी गए, राइट, यानी उनकी डेथ भी हो गई। सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ देयर लाइफ और एरा वी कैन से नंबर ऑफ स्पीसीज है वो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो कितने रहे? सिमिलर ही रहे, सेम ही रहे, यानी पहले जितने थे उतने ही रहे, क्योंकि उतने लोगों के लिए ही वहां पे खाना एंड सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, राइट। सो इसीलिए नेचर में ये चीज होती है कि भले ही चाहे मैक्सिमम नंबर पे सारे इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करे और अपनी ऑफस्प्रिंग है वो अर्थ पे लाए, बट फिर भी अल्टीमेटली तो सब कॉमन ही रहेंगे, सब फिक्स्ड अमाउंट में ही रहेंगे अर्थ पे। क्यों? क्योंकि बाकी के हैं वो मर जाएंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, जो कि है ओवर प्रोडक्शन, कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। होने को हो सकता है थ्योरेटिकल वी कैन से कि अगर ज्यादा से ज्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग आए तो अर्थ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स बढ़ जाएंगे। थ्योरेटिकल इट इज पॉसिबल, बट इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सो ऑब्वियसली जैसे कि अभी हमने बात की कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ जाएंगे तो फिर एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल भी बढ़ जाएगा उनका आपस में। सो नेचुरल रिसोर्सेस आर
limited and populations are stable in size except for seasonal fluctuation, means that there had been competition for the resources. तो यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो सारे लिमिटेड है, यानी रहने के लिए जगह लिमिटेड है, खाने के लिए फूड लिमिटेड है, तो ये सारी चीजें लिमिटेड है और फिर भी मान लो किसी ना किसी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके वही सर्वाइव करेंगे जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, बाकी के जो वीक पड़ते जाएंगे वो अल्टीमेटली दे विल डाई. हाँ, सीजनल चेंजेस, सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं वो होते रहते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल में किसी भी एरिया में, बट हम फाइनल टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें किसी भी ग्रुप में, तो वो क्या रहेंगे, अल्टीमेटली सिमिलर रहेंगे, क्योंकि struggle for existence is always there if the number of individuals will increase. So only some survived and grew at the cost of others. तो कुछ ही है वो इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे एंड ग्रो करेंगे, किसके बदले में, क्योंकि बाकी के मर जाएंगे तो उसके बदले में कुछ ही हैं वो जिंदा रह पाएंगे. That could not flourish, this is called struggle for existence. तो जो फ्लोरिश नहीं कर पाए वो सारे मर जाएंगे एंड इसी को ही बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अपने जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना. ठीक है, सो नाउ दिस इज ऑफ 3 टाइप्स, यानी ये जो स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस का उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. सो इन द केस ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम इंडिविजुअल्स, यानी सेम स्पीसीज के सेम इंडिविजुअल्स. सो इट इज अ कॉम्पिटिशन अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज फॉर सेम नीड्स, यानी इंट्रा यानी आपस में, तो कोई भी ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैं उसके अंदर जो सारे इंडिविजुअल्स हैं उनकी आपस में लड़ाई, आपस में स्ट्रगल, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. और ये स्ट्रगल है वो किसके लिए होता है, सो इट इज बिकॉज ऑफ नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड ब्रीडिंग. सो ओबियसली सारे एक ही तरह के इंडिविजुअल हैं, यानी सब सेम है, एक ही स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, यानी सेम स्पीसीज में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी सारे सेम हैं, इसका मतलब उनकी मोस्टली नीड्स भी क्या होगी, सेम ही होगी, वो एक ही तरह का खाना खाते होंगे, एक ही जगह पे रहते होंगे, और आपस में ही ब्रीडिंग प्रोसेस भी होती है, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज में तो ब्रीडिंग होती नहीं है नेचुरली, सो सेम स्पीसीज में ही ब्रीडिंग के लिए भी कंपटीशन होता है. सो सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज में आपस में जो ये स्ट्रगल है, यानी वो हर एक चीज में स्ट्रगल होगा. ठीक है, यानी फूड में होगा, शेल्टर में भी होगा, ब्रीडिंग में भी होगा. दैट इज वाई इट इज मोस्ट एक्यूट टाइप ऑफ स्ट्रगल. एमसीक्यू के लिए याद रखना, मोस्ट एक्यूट टाइप ऑफ स्ट्रगल किसे बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल को. और ऐसा क्यों, क्योंकि सारे इंडिविजुअल सेम हैं तो उनकी मोस्टली जरूरतें भी सारी क्या है, नीड्स भी क्या है, सेम है, इसलिए ज्यादा चीजों में, ज्यादा बातों में ये आपस में कंपटीशन है वो होगा. ठीक है, इसलिए दिस इज मोस्ट एक्यूट, उसमें ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होता है. सेकंड है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल. सो इंटर मीन्स दो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, उनके ग्रुप के बीच में जो स्ट्रगल होता है, कंपटीशन होता है, उसकी बात करें. इंटर स्पेसिफिक, सो इट इज द स्ट्रगल अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फॉर फूड एंड शेल्टर. ओके, तो अभी जगह एक है बट उसमें 2 अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं वो रह रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में, तो यानी स्पीसीज अलग अलग हैं, यानी एक ही जगह पे रह रहे, तो ठीक है, फूड में कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा और शेल्टर के लिए, यानी अपने रहने की जगह के लिए उनके बीच में कंपटीशन होगा. बट हियर वन स्ट्रगल इज नॉट देयर विच इज ब्रीडिंग. तो ये इंटर स्पेसिफिक है, उसमें स्ट्रगल तो होता है, कंपटीशन तो होता है 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में, क्योंकि वो एक ही जगह पे रह रहे हैं तो खाने के लिए, रहने के लिए उनके बीच में ये झगड़े होते रहेंगे, कंपटीशन होता रहेगा. बट इधर एक कंपटीशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि ब्रीडिंग प्रोसेस है वो 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में नहीं होती है, इसलिए उनका एक स्ट्रगल है वो कम हो जाता है. सो इट इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन.
और इसी चीज की वजह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है कि दो स्पीसीज, अलग अलग तरह की स्पीसीज है, उनमें कंपटीशन होता रहा है बार बार, और कुछ अलग अलग तरह के डिफरेंट इवोल्यूशन के टाइम पे स्पीसीज वगैरह पाए गए हैं, फिर इवोल्यूशन हुआ है, वो उन्होंने माइग्रेट किया है कोई ना कोई स्पीसीज ने। तो ये सारी चीजें हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल। ठीक है। एंड द थर्ड वन, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के ही हम सब टॉपिक की बात कर रहे हैं, उसमें तीसरा है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो एक स्ट्रगल होता है इन्वायरमेंट के साथ हर एक स्पीसीज का। एक तो है, तीन तरह के सी स्ट्रगल्स हैं जो कि हमने डिवाइड किए। एक होता है इंटर, यानी दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, इंट्रा मीन्स विद इन द सेम स्पीसीज, एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल। सो दिस स्ट्रगल इज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट। ऑल ऑर्गेनिजम्स स्ट्रगल विथ cold, heat, wind, rain, drought and flood, etc. तो यानी ओब्वियसली ये जो सारे एनिमल्स हैं उनको ये एनवायरमेंटल इश्यूज से भी तो निपटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनको अगर सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो इन सारी आफतों से, सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे कि पहली तो होती है कोल्ड, तो यानी बहुत ठंडी के टाइम पे उनको अपना शेल्टर है वो ढूंढना पड़ेगा, अपने आप को बचाने के लिए उन खुद को वार्म रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाए कोई भी एनिमल तो सीधी बात है वो मर जाएंगे। सेम वे हीट, कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी उनको अपने आप को खुद को बचाना पड़ेगा। नहीं कर पाए तो वो ज्यादा गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाएंगे। फिर विंड है, तो नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, स्टॉर्म वगैरह, तो अगर वो नहीं अपने आप को बचा पाए तो भी वो नहीं जिंदा रह पाएंगे, तो उनके लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जैसे घर नहीं होते हैं एनिमल्स के पास। सो दे हैव द स्ट्रगल्स इन ईच एंड एवरी टाइम एंड ईच एंड एवरी सिचुएशन। सेम वे ड्रॉट एंड फ्लड, अगर पानी नहीं है तो भी तकलीफ, ज्यादा पानी है तो भी तकलीफ। तो ये सारे एनिमल्स थे वो नेचुरल, जो कि हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रगल, तो सारे इन एनवायरमेंटल इश्यूज से भी उनको स्ट्रगल रहता है फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो कि कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, उसका ये सेकंड पार्ट हमने देखा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है। नाउ द थर्ड है वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट था डार्विन का, वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। तो अभी उन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस करके अपना ऑब्जर्वेशन है वो आगे बढ़ाया था। वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, वेरिएशंस मीन्स जो चेंजेस आते रहते हैं थ्रू आउट द जनरेशंस, एंड हेरिडिटी तो यानी ऐसे चेंजेस जो कि पास ऑन भी होते हों, उसी को तो हम हेरिडिटी बोलते हैं ना, कि जो पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग को मिलते हैं, विच इज कॉल्ड हेरिडिटी। सो मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं सारे, वो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं ना कहीं अलग रहते हैं एक दूसरे से, भले ही चाहे वो दिखने में सेम लगे। जैसे कि हम ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस बिकॉज वी ऑल आर सेम इंटरनली, वी कैन से मोस्टली आउटर अपीयरेंस ऑल्सो, बट नॉट एग्जैक्टली, राइट, 100% सिमिलर कोई नहीं है। सो इन फैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, यानी दो इंडिविजुअल्स एक जैसे तो बिल्कुल नहीं आपको दिखेंगे या तो लगेंगे। ठीक है। Even though they look superficially similar, but population has built in variation in characteristics. So भले superficially वो हमें similar लगे, यानी कोई भी एनिमल है तो वो दिखने में चाहे हमें similar ही लगे, but in reality they are not, right? कुछ ना कुछ variations तो उनमें होते ही हैं। तो इस तरह से सारी population है उनकी कोई ना कोई characteristics अलग ही रहती है, भले ही वो एक ग्रुप के हैं but फिर भी कुछ ना कुछ changes होते हैं। अब ये चेंजेस हैं तो वो किस तरह से होंगे, ठीक है। सो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर नेचुरल कंडीशंस। तो भी किसी किसी स्पीसीज में ऐसे चेंजेस आते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कि उनको बेटर नेचुरल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो यानी एडेप्टेशन तो हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर एक एनिमल को, ठीक है, बट अच्छी तरह से और ज्यादा लंबा वही अपनी लाइफ स्पान है वो जी पाएंगे जो कि क्या है, ज्यादा बेटर फिट है, ठीक है, यानी जो सबसे ज्यादा एडेप्टेड है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में।
जैसे कि नेचुरल कंडीशंस कैसी, जहां पे उनको अच्छे से एडेप्ट होना है, सो लाइक क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा, आर कॉल्ड एडेप्टिव और यूजफुल वेरिएशंस। तो वेरिएशंस तो सारे आएंगे, यानी कुछ अच्छे चेंजेस भी आएंगे, बुरे चेंजेस भी आएंगे, बट हम अच्छे चेंजेस यानी यूजफुल चेंजेस, यूजफुल वेरिएशंस किसे बोलेंगे? ऐसे वेरिएशंस आना किसी भी स्पीसीज में जो कि उनको सर्वाइव करने के लिए किसी भी नेचुरल कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव करने में हेल्प करते हो, यानी कि वो क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हो गए हो, चाहे वो ठंडा क्लाइमेट हो या गर्म क्लाइमेट हो, फिर वहां पे जो फूड मिल रहा है उसी को वो खाने में अच्छे से एडेप्ट हो गए हो, फिर फिजिकल फैक्टर्स भी सारे उनके फेवरेबल हो गए हो, तो उस तरह से एडेप्ट होना, उस वेरिएशंस को हम बोलेंगे यूजफुल वेरिएशंस। वाइल अदर आर कॉल्ड एज नॉन एडेप्टिव और हार्मफुल वेरिएशंस। और जबकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं स्पीसीज में कि वो पहले उल्टा अच्छे से रह रहे होते हैं, बट ये आफ्टर चेंजेस, यानी ये चेंजेस आने के बाद वो थोड़े और वहां पे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करने के लिए। तो वो कैसे चेंजेस हुए? ऑब्वियसली हार्मफुल वेरिएशंस हुए, हार्मफुल चेंजेस हुए। सो द नोवेलिटी एंड ब्रिलियंट insight of Darwin was he asserted that variations which are heritable and which make resource utilization better for a few will enable only those to reproduce and leave more progeny। यानी कि progeny means offsprings, new generation, ठीक है। सो ऐसे डार्विन ने ये अपनी सूझबूझ से उन्होंने ये पता लगाया, क्योंकि ये हमें सारी सी चीजें अभी पता है क्योंकि हम इतना स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है। बट ये जब ये सारे साइंटिस्ट इवोल्यूशन के टाइम पे, इवोल्यूशन की थियोरीज पे गौर कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उस टाइम पे जेनेटिक्स इतना डेवलप नहीं था कि उनको हेरिडिटी एग्जैक्टली कैसे होती है वो पता हो, ठीक है, समझ रहे हो? इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस तरह से पढ़ रहे, क्योंकि आज के टाइम में हमें पता है, भले ही हम 12th स्टैंडर्ड में हो तो हमें पता है कि किस तरह से हेरिडिटरी है, वो होती है डीएनए में, जीन्स में, बट उस टाइम पे इन सब साइंटिस्ट को इतना डिटेल में पता नहीं था क्योंकि उतनी अच्छे से डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। बट डार्विन ने अपनी सूझबूझ से ये पता लगाया अपने रिसर्च के थ्रू कि जो भी ये वेरिएशंस हैं, वैसे वेरिएशंस जो कि अच्छे हों यानी यूजफुल हों, अगर ऐसे वेरिएशंस हैं वो हेरिडिटी में आगे जाते हैं किसी भी स्पीसीज में, तो ही वो यूजफुल हैं, तो ही वो हेल्प करेंगे दूसरी ऑफस्प्रिंग को जिंदा रहने के लिए, और उन्हीं की ऑफस्प्रिंग से वो बढ़ती रहेगी कंटिन्यूअस, और वो अर्थ पे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे या तो चाहे यूजफुल वेरिएशंस आए किसी भी स्पीसीज में, पर वो हेरिटेबल नहीं है, यानी वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं कर सकते, तो फिर उसका फायदा क्या, राइट? वो तो एक दिन मर जाएंगे और उनके ऑफस्प्रिंग में ये कैरेक्टरिस्टिक्स गई नहीं, तो उनका सर्वाइव करना इस अर्थ पे वो जरूरी नहीं है कि होगा, समझ रहे हो? तो इस तरह से डार्विन ने पता लगाया कि ऐसे चेंजेस हो, एक तो वो यूजफुल होने चाहिए, वैसे वेरिएशंस आए किसी भी स्पीसीज में, और दूसरा वो हेरिटेबल भी होने चाहिए, तभी उनकी पूरी कम्युनिटी, पूरी स्पीसीज है वो अर्थ पे कायम रहेगी थ्रू आउट द ईयर्स, थ्रू आउट द जनरेशन टू जनरेशंस। अगर ये अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हेरिटेबल नहीं होंगे तो फिर उसका कोई वैसे भी फायदा नहीं है। क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसपे उन्होंने गौर किया था अपने रिसर्च के थ्रू इवोल्यूशन के टाइम पे। देन 4th पॉइंट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो नई स्पीसीज का ओरिजिन होना, और वो कैसे होती है? ओब्वियसली वो पुरानी ओल्ड स्पीसीज में ही कोई नई बनती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ हेरिटेबल वेरिएशंस and natural selection, there would be a change in population characteristics and hence new forms appears to arise। तो एक तो एज अ रिजल्ट ऑफ हेरिटेबल वेरिएशंस, यानी कोई भी स्पीसीज में वेरिएशंस आते हैं और वो हेरिटेबल हो यानी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सकते हो। दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, और वो क्या हो? अच्छे यूजफुल चेंजेस हो कि वो जिंदा रह पाए, टिक पाए जमीन पे, राइट, अर्थ पे, यानी उनका नेचुरल सिलेक्शन भी हो। तो वैसे चेंजेस की वजह से क्या होता है? चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एनहेंस न्यू फॉर्म्स अपीयर्स टू अराइज, और इसी तरह से कोई नई स्पीसीज है वो अर्थ पे अराइज होती है, बनती है।
कि एक तो कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एडप्ट करते हैं, दूसरा अपनी नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन करते रहते हैं बार बार। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आफ्टर फ्यू जनरेशन्स कंप्लीटली नई स्पीसीज है वो फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आ जाएंगे अगर, तो अल्टीमेटली ओबियसली वो अपने पेरेंटल स्पीसीज से बहुत ही अलग दिखने लगेंगे, बहुत ही अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो करेंगे, तो वो अपने आप में एक नई स्पीसीज बन जाएंगे। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट फॉर टूडेज लेक्चर, सो हम जो बात कर रहे थे रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म। ठीक है, आफ्टर द इंट्रोडक्शन, तो 5 कॉन्सेप्ट हमने देखे। पहला हमने देखा ओवर प्रोडक्शन, दूसरा हमने देखा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड था वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, फोर्थ हमने देखा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, एंड नाउ विल सी फिफ्थ नेचुरल सिलेक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स ऐसी स्पीसीज, ऐसे इंडिविजुअल ही सर्वाइव करेंगे जो कि फिटेस्ट है अमंग्स द ऑल। सो इंडिविजुअल्स विथ मोर एडप्टिव वेरिएशंस यानी यूजफुल वेरिएशंस आर बेटर फिट देन द इंडिविजुअल्स विथ लेस एडप्टिव वेरिएशंस, यानी सारे स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल में से वैसे हैं जो कि यूजफुल वेरिएशंस उनमें बहुत ज्यादा हैं, उनको हम बोलेंगे क्या, बेटर फिट देन द ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें यूजफुल वेरिएशंस हैं वो कुछ कम है दूसरों के हिसाब से। सो बेटर फिट हम किसे बोलेंगे, यानी जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशंस हो, यूजफुल वेरिएशंस। ठीक है, हेंस those who are better fit in an environment would be selected by nature and leave more progeny than the others, यानी जो सबसे ज्यादा एडप्टिव हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में जिंदा रहेंगे। तो अगर ज्यादा एनिमल्स वो जिंदा हैं तो ओबियसली उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी सबकी आएगी, तो यानी उनकी जनरेशन से वो आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो जिंदा रह सकते हैं, वो अपने आप को उस माहौल में ढाल चुके हैं, एडप्ट हो चुके हैं। ठीक है, वाइल अदर हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके उनकी तादाद है वो कम होती जा रही, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंपेरेटिव टू अदर्स दे आर नॉट एज सच फिट टू दैट एनवायरमेंट। तो धीरे धीरे करके मान लो कोई एक जनरेशन में 5 इंडिविजुअल बच गए ऐसे जो कि वीक हैं, अभी उनमें से उनकी नेक्स्ट जनरेशन के मानो 3 ही इंडिविजुअल्स आए, यानी 3 ऑफस्प्रिंग हुई। अब अगेन नेक्स्ट ये 3 भी वीक ही होंगी, तो 3 में सब भी मान लो सिर्फ एक ही बच गया कोई इंडिविजुअल है, तो फिर खत्म हो गई कहानी, अभी वो तो आगे नहीं बढ़ेगी उनकी जनरेशन से वो। तो सेम वे कि जो भी ज्यादा फिटेस्ट हैं उनकी ज्यादा प्रोजेनी है वो आती जाएंगी और वो अर्थ पे अपना डोमिनेंस है वो दिखा सकेंगे। ठीक है, डार्विन कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड implied it as a mechanism of evolution. So डार्विन है, उन्होंने इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला कि नेचर उसी को सिलेक्ट करते हैं जो कि ज्यादा फिटेस्ट है, बेटर फिट है टू द एनवायरमेंट पर्टिकुलर एरिया, और उसी को ही मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन वैसे स्पीसीज का होगा जो कि सर्वाइव कर पाएंगे। अगर कोई जिंदा ही नहीं है तो उसमें इवोल्यूशन कैसे हो गया, यानी चेंजेस कहाँ से आएंगे, वो खुद ही मर जाएंगे, तो फिर चेंज की बात ही कहाँ है, राइट। फिटनेस इज द end result of the ability to adapt and get selected by nature. Obviously ये फिटनेस है वो एंड रिजल्ट है, यानी अल्टीमेटली अगर फिटनेस अच्छी है then only they can be selected by the nature. The fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness. और फिटनेस मतलब डार्विन के हिसाब से क्या कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस होनी चाहिए, यानी सबसे ज्यादा अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की, तो उनकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, तभी उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी ज्यादा आएंगे, ज्यादा इंडिविजुअल्स आएंगे और ज्यादा सर्वाइव भी कर पाएंगे। अगर मान लो रिप्रोड्यूस की ही कैपेसिटी नहीं है, भले ही किसी भी स्पीसीज में कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर सामने वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो भी अल्टीमेटली वो आफ्टर फ्यू जनरेशन सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वैसे रहे ही नहीं। समझ रहे हो? सो अकॉर्डिंग टू डार्विन
क्या है फिटनेस, मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस होनी चाहिए. ओके. It is observed that all adult individuals of a population don't have equal chances of reproduction, and this is called sexual selection. So obviously सबके सब जितने भी कोई भी स्पीसीज के एडल्ट होते हैं वो उन सब की एक तरह की रिप्रोडक्शन पैटर्न या एक तरह के रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो नहीं होती है. सो जिनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है कुछ की ज़्यादा होती है कुछ की कम होती है, तो उस हिसाब से उसको बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन. और वैसे ही ऑफस्प्रिंग से वो आगे आएंगी और उनकी सर्वाइवल के बारे में नेचर है वो सिलेक्शन करेंगे. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द 5 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि डार्विनिज्म के 5 कॉन्सेप्ट है वो हमने आज देखे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसकी वजह से डार्विन ने ये सारे स्टेटमेंट्स और कॉन्सेप्ट दिए थे. ठीक है. एंड लास्टली क्रिटिसिज्म विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.